अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। एक हम काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं, जो आपसे चर्चा भी हुई है, एक पुस्तक अध्ययन का कार्य प्रारंभ करने वाले थे। तो आज से अब हम पुस्तक अध्ययन करेंगे प्रतिदिन। और आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप जो है हायर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पीजी पीएचडी के लिए, हर हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है कि शुक्ल जी से ही लगभग प्रश्न उठते हैं, कॉन्सेप्ट यहीं से उठते हैं। तो हम इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, इसके बाद फिर अन्य महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। यह 9 से 10 प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक रात में 9 से 10 के बीच पुस्तक का अध्ययन का कार्यक्रम आज से प्रारंभ किया जाएगा, यानी किया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं, पुस्तक का अध्ययन करेंगे। यदि आप कोई अपनी इंक्वायरी कुछ पूछना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट करिए, या फिर आप हमारे इस नंबर पे ये 95 32 63 33 72 इस पे आप मैसेज छोड़िए व्हाट्सएप। हम आपको जो भी आपकी समस्या होगी उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं अध्ययन करने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और यह पुस्तक आषाढ़ मास के 1929 सन में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और इसका सबसे पहले, पुस्तक से पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जनवरी 1929 में प्रकाशित हो चुकी थी। तो और इसी में कुछ और संशोधन करते हुए शुक्ल जी ने इसको एक पुस्तकाकार रूप दिया और हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से आषाढ़ मास 1929 में प्रकाशित करवाया, ठीक। चलिए आइए अब हम पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक रामचंद्र शुक्ल। हम ये नागरी प्रचारणी सभा की पुस्तक है, तो हम इसको नीचे उसमें लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर सकता है, या फिर आप किसी भी प्रकाशन की पुस्तक आपके पास हो उसको पढ़िए और उससे अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। हम जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां होंगी हाईलाइट करने वाली, अंडरलाइन करने वाली, उनको बताते जाएंगे और एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए, ये नागरिक प्रचारणी सभा काशी की, इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ड्राइव से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। चलिए हम यहीं से प्रारंभ करते हैं और ये प्रथम वक्तव्य है, ठीक। हिंदी संस्करण का मतलब प्रथम वक्तव्य है, ये प्रथम संस्करण का प्रथम वक्तव्य। इसके बाद एक द्वितीय संस्करण में भी एक वक्तव्य आता है, तो महत्वपूर्ण यही है। चलिए, हिंदी कवियों का एक कविवृत्त संग्रह, ठीक। यहां एक वित्त संग्रह ये पूछा जाता है, ठीक। तो हिंदी कवियों का एक वित्त संग्रह ये ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 में प्रस्तुत किया। अब यहां आपको एक वित्त संग्रह कौन किसको कहा शुक्ल जी ने, तो शिव सिंह सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज को कहा, ठीक। ये आपको समझ लेना है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं कि उसके पीछे सन 1883 में डॉक्टर अब सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये पुस्तक का नाम है क्या, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। तो अब इसको क्या कहा, बड़ा कविवृत्त संग्रह, ठीक। अब यहाँ एक तो सन भी याद करते जाइए, 1883 में शिव सिंह सरोज आया, 1800
89 90 यानी 90 से 1 वर्ष कम में एक बड़ा कविवृत्त संग्रह जिसका नाम था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान आया। ठीक है, तो हम अब इसको देखते हैं और उसके बाद काशी, अब आगे चलते हैं कि काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। ठीक, अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 यानी 1900 ईस्वी से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। किसने लिया? नागरी प्रचारणी सभा ने लिया। किसके सहयोग से लिया? सरकार की सहयोग से लिया। और कब तक चला? हाथ में लिया और 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। नोट कीजिए मैटर यहां क्या कि सन 1900 से 1911 के बीच खोज रिपोर्ट चली है, पूछा भी जाता है। ठीक है, और कितनी रिपोर्ट प्रकाशित हुई? 8 रिपोर्ट, खोज रिपोर्ट इसमें प्रकाशित हुई। ये इतना महत्वपूर्ण आपको है कि जो खोज रिपोर्ट चली नागरी प्रचारणी सभा की वो 1900 से 1911 के बीच चली, इसमें 8 रिपोर्टें प्रकाशित हुई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधु श्रीयुत श्याम बिहारी मिश्र आदि ने, यानी श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, ये तीनों भाई थे, ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, अब यहां नोट कीजिए क्या, बड़ा भारी अपना कैसा है ये, तो बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद निकाला। अब यहाँ मिश्र बंधु विनोद का देखो एक बात, तो ये मुख्य आधार क्या रही? खोज रिपोर्ट रही। कब आया? 1913 में आया। तो अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों के समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित किया। एक बात अब हमें एक और समझनी है कि जो 1913 में मिश्र बंधु विनोद ने नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट पर अपनी पुस्तक लिखी, कौन सी? मिश्र बंधु विनोद, जिसे शुक्ल जी ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा, वो 3 भागों में प्रकाशित किया। इतनी समझ आ गई होगी। इसको आप अंडरलाइन जो आप करते चलिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी सृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। अच्छा, फिर आगे 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथराज सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी कि जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभु सामग्री का वर्गीकरण होता। कहने का मतलब, जो आदिकाल से आधुनिक काल तक सारी रचनाएं थी, उनका वर्गीकरण नहीं हुआ था कि भक्ति काल नहीं बटा था, आदिकाल सही से नहीं बटा था। वही बात शुक्ल जी कह रहे हैं कि 700-800 वर्षों की, ये कह रहे हैं कि 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथराज सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी कि इनके अनुसार सुगमता से प्रभु सामग्री का वर्गीकरण होता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वित्त संग्रह को
इतिहास नहीं बना सकता। शुक्ल जी इसी बात को लेके, चाहे वो शिव सिंह सरोज हो, चाहे वो सर ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो, चाहे मिश्र बंधु विनोद हो, सबको वित्त संग्रह कह देते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्थित काल विभाजन नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। 5 या 6 वर्ष हुए। छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदली हुई प्रवृत्ति को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। देखो, जो शुक्ल जी ने इतिहास लिखा, जिसे हम पढ़ रहे हैं, शुक्ल जी कह रहे हैं कि मैंने 5-6 वर्ष, मतलब ये पुस्तक लिखने के 29 के 5-6 वर्ष पहले चले जाइए, यानी 24-24 के आसपास, ठीक, 23-24 के आसपास, 1900, क्या किया उन्होंने कि एक नोट्स बनाया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अध्यापन करते थे। तो वही कह रहे हैं कि उसमें कच्चा ढांचा बनाया था हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का, विभाग का, रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इतिहास के काल विभाग का और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का कच्चा ढांचा तैयार किया गया था। ठीक है, तो यही बातें बता रहे हैं। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। कह रहे हैं कि मतलब हिंदी शब्द सागर जब हम लिख रहे थे, उसकी भूमिका, जिससे ये पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं एक भूमिका के रूप में ही पहले प्रकाशित हुई थी, तो जब हम भूमिका मतलब लिखने के निश्चित हुआ, तो उसमें ये भी निश्चित किया गया कि हम काल विभाग भी करेंगे, यानी काल का विभाजन भी करेंगे। ठीक, तो कह रहे हैं कि हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर न इकट्ठी हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रखकर यह कार्य पूरा किया। ठीक, अब आगे देखते हैं। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है, उसका थोड़े से उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि मैंने शुक्ल जी के इतिहास लेखन को लेके, जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 एक इतिहास, एक छोटा सा प्लेलिस्ट मिलेगी मेरी इसी चैनल पे, इतिहास दर्शन की, उसमें शुक्ल जी का इतिहास आप देखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो उसी के आधार पे आप उसको एक बार देखिएगा, फिर आप आएंगे पढ़ने तो और समझ में आएगा। तो इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसकी चर्चा अब आगे हम करते हैं। कह रहे हैं शुक्ल जी कि पहले हम काल विभाग की चर्चा कर लेते हैं। तो पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग को जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, वह एक अलग काल माना गया। ठीक, और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। अब एक बात यहाँ ये समझनी है कि जिस कालखंड के भीतर, चाहे वो वीर गाथा काल रहा हो, चाहे वो भक्ति काल रहा हो, जैसे भक्ति की रचनाएं मिली तो उसे भक्ति काल का नामकरण किया गया, वीर गाथात्मक रचनाएं रासो साहित्य मिले तो वीर गाथा काल कहा। तो वही बात कह रहे हैं कि जिस काल के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, वहाँ एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। ठीक, इस प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। कैसे? ऐसे कि किसी एक ढंग की रचना को प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले वह प्रमाण में प्रथम के बराबर न होगी, यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होगी। ठीक, जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं
जैसे कि रचनाएं 10, 5, 6, 7, 2 क्रम में मिलती हैं। कहने का मतलब वीर गाथात्मक 10 मिलती हैं, भक्ति की 5 मिलती है ना, किसी रीति की 6 मिलती है, और ऐसे 7 मिलती, 2 मिलती है, सबकी मिल गई ना। तो जिस ढंग की रचना की पुस्तकें 10 हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। समझ गए ना आप हमारी बात। ऐसा नहीं है कि भक्ति काल आदिकाल में भक्ति की रचनाएं नहीं हुई थी, लेकिन शुक्ल जी ने उसे वीर गाथात्मक की ज्यादा रचनाएं मानी, इस कारण उसे वीर गाथा काल कहा। भले उसको अप्रमाणित माना, लेकिन उन्होंने वीर गाथा काल नाम रखा। कहीं ना कहीं शुक्ल जी से गलती हो गई आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल रखने में, लेकिन आज हम कह सकते हैं, उस समय नहीं कह सकते थे, क्योंकि इतनी शोध नहीं थे, इतनी रचनाएं नहीं उपलब्ध थी कि हम जिसे प्रमाणित कह सके। वो तो शुक्ल जी धन्य है कि उस समय ही परख लिए कि रचनाएं जो है फर्जी हैं। तो वीर गाथात्मक की बात कर रहे हैं जैसे पृथ्वीराज रासो है, ठीक। तो आइए हम देखते हैं। तो 2 क्रम में मिली है, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यप शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं, यह तो हुई पहली बात। भले वो 20 हो उससे मतलब नहीं, जिसकी एक साथ मतलब थोक के भाव में जिसकी ज्यादा रचना मिलेगी उसी को काल विभाग में प्रमुखता दी जाएगी। अच्छा, चलिए, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है? ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोट की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करे। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। अंडरलाइन कर लो ये। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। अगर पूछ लिया कि ये पंक्ति किसकी है, तो आप क्या कहोगे? सुपर मोस्ट पंक्ति है कि नहीं है, आप बताओ। तो ये सुपर मोस्ट पंक्ति अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रसिद्ध भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। चलिए आगे देखते हैं। सारांश यह कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभाग का नामकरण किया गया है। आइए अब देखते हैं। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती, अपभ्रंश की और देश भाषा की। ठीक, अपभ्रंश की पुस्तकों में कोई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी है जो साहित्य कोट में नहीं आती। ये बात आप ध्यान देना भी। और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। साहित्य कोट में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। साहित्य पुस्तकें केवल 4 हैं। ठीक, साहित्य पुस्तकें केवल 4 हैं। अब हम देखते हैं इनमें साहित्य पुस्तकों को देखते हैं। ठीक है, एक बात ये हम जो कहने वाले थे ध्यान देने की है। शुक्ल जी की आदिकाल की चाहे वो बौद्ध रचनाएं हों चाहे वो जैन रचनाएं हों, एक बात कह के अनदेखा कर देते हैं और वीर गाथा को महत्व दे देते हैं। भले वो कहते हैं कि कोई वीर गाथा काल को आदिकाल कह सकता है, ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी भी स्वीकार करते हैं, वहीं से आदिकाल की प्रेरणा इनको मिलती भी है। लेकिन शुक्ल जी से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि वो धार्मिक ग्रंथ कह के बौद्ध की रचनाओं जैन की रचनाओं को इग्नोर कर देते हैं और वही भक्ति काल में आके वो भक्ति की रचनाओं को श्रेष्ठ बताते हैं। तो वो भक्ति काल को श्रेष्ठ बताना वाकई श्रेष्ठ है, लेकिन जैनों को और बौद्धों को जब विकास क्रम चल रहा हो धार्मिक कह के इग्नोर करना आलोचना के पात्र बन गए शुक्ल जी। फिलहाल आइए देखते हैं। साहित्य पुस्तकें केवल 4 हैं, ये पूछा जाता है। इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि साहित्य पुस्तकें कितनी हैं? 4। विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक, अब केवल देश भाषा की, तो देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? एक खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो,
खुसरो की पहेलियाँ आदि और विद्यापति की पदावली। ठीक, ये 8 रचनाएं। अब आपको यहाँ और देखिए, अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो हमें साहित्य और देश भाषा की बात समझ में आएगी। अभी नहीं मैं बताऊंगा, अभी आप पढ़िए, अभी आपको आगे पता चलेगा कि साहित्य क्या, भाषा क्या है और देश भाषा क्या है। तो आपको समझ में आएगा कि विजयपाल रासो की भाषा क्या है, हमीर रासो की भाषा क्या है, कीर्तलता की भाषा क्या है, कीर्त पताका की भाषा क्या है, और कुमार, बीसल देव, पृथ्वीराज, जयमेंग, जय चंद्र प्रकाश, जयमेंग, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति, इनको देश भाषा काव्य क्यों कहा। ठीक, ये एक रोचकता मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जिसपे आपकी अभी मैं चर्चा करूंगा तो नजर पड़ जाएगी। चलिए, इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। मतलब बीसल देव रासों को और विद्यापति की पदावली, इन दोनों को छोड़ के शुक्ल जी कह रहे हैं कि अंतिम 2 तथा बीसल देव रासों को छोड़, यानी खुसरो की पहेलियाँ और ये विद्यापति की पदावली और बीसल देव रासों को सिंगारिक रचना मानते हैं शुक्ल जी। ठीक, तो छोड़कर से सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। अब आओ हम यहाँ दिखा दें, ये जो एक तो खुसरो की पहेलियाँ हो गई, ये 11 नंबर, 12 नंबर विद्यापति की पदावली, इधर 6 नंबर पे बीसल देव रासो। ये तीनों खुसरो की पहेलियाँ तो मतलब वैसे पहेली ही है। उसके बाद बीसल देव रासो सिंगारिक मानते हैं, विद्यापति पदावली तो सिंगारिक ही है, नागिन की लहर कहा जाता है, मादकता है इसमें। ठीक, तो अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। तर्क दे दिया इन्होंने। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया। अब आओ, मिश्र बंधु ने इस आदिकाल के भीतर, देखो शुक्ल जी ने आदिकाल शब्द लिखा है, के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। क्या? भगवत गीता, वृद्ध नौकार, वर्तमाल, समत्सार, पत्तल, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवंत गिरी रासा, रासा या रास भी लिखा जाता है, नेमिनाथ चौपाई, उबयस माला यानी उपदेश माला। ये 10 रचनाएं शुक्ल जी कह रहे हैं कि आदिकाल के भीतर मिश्र बंधु ने और दिया है। ठीक है, अब इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसे कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। नंबर 1 का मतलब किसकी बात कर रहे हैं? भगवत गीता की। क्या बात कर रहे हैं कि तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, और सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊं, अगम अपार है जाकर नाऊं। देखो, जब शुक्ल जी कहें कि पीछे की रचना है, तब आपको यह समझना होगा कि मतलब पीछे का मतलब जैसे मानो निर्धारित 1000 वर्ष की, अगर तो 600-700 उधर नहीं जाना है, पीछे का मतलब 1400, 1500, 1600 ईस्वी इधर आना है। ठीक तो शुक्ल जी से कह रहे हैं कि पीछे की रचना, यानी ये बाद की रचना है, आदिकाल के बाद की, आदिकाल के एकदम जब भक्ति काल इस तरह की, क्योंकि इसकी भाषा देखिए, तेहि दिन कथा कीन मन लाई, ऐसा लग रहा है जैसे भक्ति काल में लिखा गया हो। ठीक, हरि के नाम गीत चिताई, इसमें तो अवधि की भी बहुत बढ़िया पुट दिख रहा है मुझे। सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊं, और अगम अपार है जाकर नाऊं। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पदों की संबत 1000 से क्या संबत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। देख लो, व्यंग कर दिए ना शुक्ल जी। क्या? फिर से मैं पढ़ देता हूं, सुनो आप ध्यान से। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देकर, जो का मतलब क्या? कोई विद्वान की बात कर रहे हैं, वो विद्वतगण जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे
यदि उद्धृत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहने का मतलब कि ये संवत जो आदिकाल की रचना बता रहे हैं मिश्र बंधु 1000 की संवत, वो संवत 500 की बताएं तब भी कोई मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो क्या है, पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है कि सहस्र सो संपूर्ण जाना। ठीक। आगे अब रही शेष 9 पुस्तकों की बात। किसकी 9 पुस्तकों की बात? मिश्र बंधु की बात चल रही है। उनमें से 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व के निरूपण पर है और साहित्य कोट में नहीं आ सकती। अब देखो शुक्ल जी की ये गलतियां हैं सब। हिंदी का विकास जब चल रहा है तो आप भक्तिकाल को धार्मिक मान लिए लेकिन आदिकाल को नहीं माने, ये इसी पे आलोचना भी होती है इनकी। ठीक, अच्छे आलोचक आलोचना कर देते हैं। तो 2, 7, 9, 10, चलिए पहले मैं आपको पुस्तक दिखाता हूं क्योंकि आपको याद तो होगा नहीं। 2 में बिद्ध नौकार, 7 में जम्बू स्वामी रास, 9 में नेमिनाथ चौपाई, उपयस माला, यानी ये 4 रचनाएं बिद्ध नौकार, जम्बू स्वामी रासा, नेमिनाथ चौपाई और उभयस माला, ये 4 रचनाएं जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और साहित्य कोट में नहीं आ सकती। नंबर 6 की योग की पुस्तक है। ठीक, और 3 और 4 केवल नोटिस मात्र है। मतलब पहले हम 6 देख लें फिर 3, 4 देख लेते हैं। तो 6 नंबर पे है अनन्य योग, यानी ये योग की पुस्तक है। और 3, 4 यानी वर्तमान और समत्सार, ये केवल नोटिस मात्र है। कहने का मतलब केवल मिलता नहीं, केवल लिखा पढ़ा पता चलता है कि ऐसी पुस्तक है, इसका नोटिस मतलब मिलता है, सूचना। अच्छा, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव है। एक में नद के ज्योनार का वर्णन है और दूसरी में गुजरात के रेवतक पर्वत का। तो जो ये रचना है रेवंत गिरिरास, इसमें गुजरात के रेवत पर्वत का है। ठीक, और पत्तल रास जो बची इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें है ज्योनार का वर्णन है। ठीक, एक में नद के ज्योनार का वर्णन। अच्छा, अब देखते हैं। अतः इन पुस्तकों की नामावली में से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्य भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी। देखो, अब देखो 9 पुस्तक मिश्र बंधु में मिली, उसके बाद तो बहुत सारी पुस्तकें मिल गई। ठीक, तो इन 9 पुस्तकों को एक तो साहित्यिक कोट की नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जैन धर्मों का इसमें विकास हुआ है, उनका अपना जैन मत के तत्व निरूपण हुए हैं, तो स्वतंत्र साहित्य नहीं मान रहे। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि हमारे नामकरण में ये मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। मैंने क्या किया शुक्ल जी ने कि प्रसिद्ध वीर गाथात्मक 9 पुस्तकों का उल्लेख इन्होंने किया। 12 लिखे हैं, जिसमें से बीसल देव रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, इन तीनों को नहीं मान रहे। बाकी कह रहे हैं कि 9 हमारी क्या है, वीर गाथात्मक है। चलो आइए आगे देखते हैं। एक ही काल और एक ही कोट की रचना के भीतर जहां भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहां अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट हो गई है। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। अब भक्ति काल को कितनी धाराओं में बांटा? 2 धाराओं में। ठीक, तो ये पहले कौन सी धारा है? सगुण और निर्गुण। फिर इसकी 2-2 शाखाएं हैं। निर्गुण की जो है ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, और सगुण की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। आगे देखते हैं कि इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यो ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। क्या जाएंगी ध्यान में? आगे देखते हैं।
रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। कहने का मतलब इसमें तो विशेष योगदान विश्वनाथ जी का है। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली, उन्होंने जो रीति सिद्ध रीतिबद्ध रीति मुक्त में बांटा, उसके पहले इतना अच्छा ढंग मतलब विभाग नहीं किया जा सका था रीतिकाल का। तो वही बात कह रहे हैं, मुझे कोई आधार नहीं मिल रहा है कि रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला है। अच्छा कि मतलब रीतिबद्धों का मैं कुछ उपविभाग करूं, यानी रीतिबद्ध और इन्होंने अन्य का भी कर दिए थे। आगे हम देखेंगे रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। ठीक, जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण ना बताए जाएंगे तब तक एक प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाली कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। ठीक है, अब आइए पुष्ट आधार की चर्चा शुक्ल जी करने जा रहे हैं। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना, आलोचना धन पर, यानी चारों तरफ से किसी चीज का परखना, आलोचना, पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था। अब आप इसको अंडरलाइन करो कि रीतिकाल के कवियों के, इस काल के मतलब रीतिकाल के कवियों परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कब कीर्तन करना। सुपर मोस्ट पंक्ति है ये। ठीक, ऐसे रखा रहेगा, आप सोचोगी नहीं अरे हम तो इतिहास पढ़ डाले, पंक्ति कहाँ से आ गई। तो कभी भी कोई रचना महत्वपूर्ण पढ़ना शुरू कीजिए, उसकी भूमिका भी पढ़िए। ठीक, तो आइए देखते हैं। अतः कवियों की परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु से लिए। अंडरलाइन कीजिए, कवियों के, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिए हैं शुक्ल जी ने? मिश्र बंधु से लिए हैं। ठीक, इसको अंडरलाइन करिए। आगे कहीं कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्धन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिर, राम सहाय रसिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वो दिग्दर्शन मात्र के लिए इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। ये बिल्कुल सही बात है भाई। एक इतिहास ग्रंथ में किसकी कितनी आलोचना की जा सके, उसके लिए तो एक अलग प्रवृत्त रचना बनाई जाए तब की जा सकती है। तो आइए हम देखते हैं आगे कि किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में ही थोड़ा विस्तार के साथ लिखना पड़ा, पर वहाँ भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया। यह आवश्यक है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को वादक कहा है। देखो,
ये बात आपको पुस्तक पढ़ते समय ध्यान रखना होगा कि शुक्ल जी रसवादी थे, तो वो बार बार जो रस में बाधक होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे, जो रसवादी होंगे उससे तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये बात हम पढ़ते समय ध्यान देंगे आगे। चलिए, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। अंडरलाइन करिए, ये पंक्ति पूछी जाती है। ठीक, क्या पूछी जाती है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। इस थोड़े से काल के बीच में हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है, उतनी अनेक रूपता का विधान कभी नहीं हुआ था। पहले मेरा विचार आधुनिक काल को द्वितीय उत्थान के आरंभ तक लाकर उसके आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बड़ा मोल लेना ही समझ पड़ता था। आज आप लिखो, आप किसी आलोचक अपने समकालीन पर लिख के आलोचना छोड़ देखो, आपका घर घेर लेंगे लोग। तो वही बात ये भी कह रहे हैं कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख बीच थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया, मतलब ज़्यादा आलोचना नहीं की। तो वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। मतलब ये नहीं कि आपने अपने इतिहास में मुझे स्थान नहीं दिया, इसके लिए भी कोई झगड़ा ना करे, इसके लिए शुक्ल जी ने माफी मांग ली। आइए, जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी। इससे इसका जो रूप मैं रखना चाहता था वह भी इससे पूरा नहीं प्राप्त हो सका। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है कि इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। क्या था फिर? इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। आगे संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है, यानी 1940 में जो आया थोड़ा बहुत प्रसार हुआ था लेकिन बहुत नगण्य। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। ठीक, इस 1929 में ही विकास की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई, विशेषता आदि और अंत में। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई। देखो, ये अंडरलाइन कर लो। इसमें अगर ये पूछ ले कि मतलब पुस्तक विकास में क्या नहीं था, तो आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई जो विकास में नहीं था। अब मतलब हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो लिखा गया तो उसमें नहीं था। अच्छा, क्योंकि वह सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही है। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसी प्राचीन भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई हैं जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित, सारंगधर कृत हमीर रासो को पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पुलटते मुझे हमीर के युद्धों का वर्णन वाले कुछ कई बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूरा निश्चय हो गया है कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में ना रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। देखो, इसकी जो प्रिंटिंग है ना बहुत पुरानी है। उस समय आज की आधुनिक प्रिंटिंग नहीं थी, टाइपिंग,
कुर्तदेव और मंगल। तो इसलिए ये आप पुस्तक इससे पढ़ने का अपेक्षा एक अपनी पुस्तक लीजिए जिसमें अच्छी अब नई प्रिंटिंग या टाइपिंग रहती है, ठीक है, राजकमल वगैरह की। तो ठीक है, धोखे में ना रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हूँ। अब आगे देखिए, मिस्र बंधुओं ने प्रकांड कवृत्त संग्रह, अभी हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं, बड़ा भारी कवृत्त संग्रह। अब यहाँ क्या लिखा, प्रकांड कवृत्त संग्रह, मिस्र बंधु विनोद, तो इसको भी अंडरलाइन करिए। प्रकांड या बड़ा भारी है तो फिर मिस्र बंधु विनोद के बारे में, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मिस्र बंधु विनोद के प्रकांड कवृत्त संग्रह मिस्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिया है। देखो अभी मैंने चर्चा की, फिर से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। अतः, और कुछ दो चार का नाम भी गिनाया था जिसे उन्होंने बढ़ाया भी है। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसकी उत्साही और परिश्रमी संकलन कर्तव्यों को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। ठीक, हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेष उद्देश्य के समय आने पर उलटनी पड़ी। अब देख बात, इन्होंने मिस्र बंधु विनोद का सहारा लिया, अब दूसरा क्या लिया, एक विश्व बंधु विनोद का सहारा लिया, उसके बाद इन्होंने लिया सहारा खोज रिपोर्ट का। देखो ये यहाँ पे लिखा है, खोज रिपोर्ट का मुझे समय समय विशेष संदेह के स्थल पर आने पर उलटनी पड़ी। ठीक, आगे राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास की बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला का भी इन्होंने सहारा लिया। ठीक, हिंदी कोविद रत्नमाला अब 3 हो गई। कौन कौन सी, मिस्र बंधु विनोद, खोज रिपोर्ट जो 1900 से 1911 के बीच में सरकार की आर्थिक सहायता के सहयोग से प्रकाशित हुई, जिसमें 8 रिपोर्टें प्रकाशित हुई, जिसके आधार पर 1913 में मिस्र बंधु विनोद ने अपनी रचना लिखी थी। अब आगे हम देखते हैं कोविद रत्नमाला, फिर श्री राम नरेश त्रिपाठी की, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी और वियोगी हर की ब्रज माधुरी सार से भी कुछ सामग्री मिली। अब 5 हो गई ना, मिस्र बंधु विनोद, खोज रिपोर्ट, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, श्री वियोगी हर की ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। और एक बात, और वो याद रखिएगा, जो शुक्ल जी ने पढ़ाने के लिए कच्चा ढांचा तैयार करके रखा था हिंदी साहित्य का, वो आधार है। तो उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र केदारनाथ पाठक, इनके बहुत बड़े सहयोगी हैं ये लिखने में, पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को वे आज की एक बदमाशी समझते हैं। मतलब एक सहयोगी विचारधारा, उनको धन्यवाद कहो तो गुस्सा आता है, क्योंकि वो किसी मित्र की मदद कर रहा है, तो वो धन्यवाद कहने में आज भी बहुत लोग बुरा मानते हैं। बहुत लोग चाहते हैं मुझे धन्यवाद कहा जाए, तो बदमाशी समझते थे। ठीक, इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई, उनके सुधार की जो त्रुटियां रह गईं, मैं उनकी पूर्ति और जो अपराध बन पड़े हैं उसकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम में कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। ये पुस्तक आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी के 1886 अर्थात 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। देखो, शुक्ल लिखने का एक पुराना तरीका, ठीक है। अब आधुनिक इस तरह हम लोग नहीं लिखते हैं। तो अब हमने देखा वक्तव्य, और अब हम इसके बाद देखेंगे काल विभाजन, लेकिन दूसरे में कुछ विशेष नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे और हम सीधा आप चलेंगे और काल विभाजन पे। लेकिन हम काल विभाजन देखने से पहले हम ये आपको सूचित करें कि हम जब काल विभाग देखेंगे तो वो अगले वीडियो में देखें, क्योंकि आज पहला दिन है और हमें एक तरह से समझ विकसित करनी होती है, तो इतना ऑब्जर्व करना काफ़ी है। हम अगले समय में जब अगला कल आएगा वीडियो लाइव, हम 9 से 10 रहेंगे अब, तो आप उस समय ज़रूर पढ़िए और आप अनुभव करेंगे
कि वाकई आपने हिंदी साहित्य इतिहास जो शुक्ल जी को पढ़ा, जरूर आपने उसमें मतलब आपको ऐसी समझ और अवधारणा विकसित होगी कि आपको खुद आश्चर्य होगा। यदि आपने पढ़ा है, आपको समझ है तो कोई बात नहीं, तब भी आप पढ़ेंगे तो आप महत्वपूर्ण चीज़ें अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर शुक्ल जी से भागते हैं और बचते हैं तो आप समझिए आपकी सफलता में बाधक है वो शुक्ल जी, आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम मिलते हैं अब कल अगले भाग में, और जहां हम देखेंगे काल विभाग और प्रकरण 1 सामान्य परिचय से हम देखना प्रारंभ करेंगे, सामान्य परिचय, और उसके बाद फिर हम आदिकाल का प्रारंभ वहीं से देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले भाग में अर्थात कल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल पे जो यूजीसी नेट और हायर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनको देखिए। आरपीएससी से भी रिलेटेड जो रचनाएं हैं उसमें मेरे में जो है उनको आप देख सकते हैं। उसने कहा था कहानी मैंने कल डाली, तो वो आरपीएससी में भी लगा है, यूजीसी नेट में भी लगा है, हायर में भी लगी है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल 9 बजे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।